दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो हमने 2013 में बिहार जुडिशरी में आए हुए पीटी का सारे क्वेश्चन जीके का सोल्व कर लिए। टोटल 100 क्वेश्चन विथ फुल डिटेल, विथ फुल आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं 2013 में आए हुए 150 क्वेश्चन ला का, जिसके लिए समय सीमा है 2 घंटा एग्ज़ाम में। तो अब इसका ब्रेक डाउन देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन मतलब किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। तो इसका ब्रेक डाउन देखते हैं तो उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन से 17 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 21 क्वेश्चन आया है 2013 में, और कॉन्ट्रैक्ट से 17 क्वेश्चन, टॉर्ट से 11 क्वेश्चन, हिंदू लॉ से 11 क्वेश्चन, टीपीएस से 11, मुस्लिम लॉ से 8, एविडेंस से 10, इक्विटी से 3, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 से 5, कंपनी एक्ट 1956 से 5, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 5, ट्रस्ट से 4, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से 5, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 2, पार्टनरशिप एक्ट से 5, स्मॉल काउज कोड से 2, सीआरपीसी से 3, आर्बिट्रेशन से 2, और कोई छूट तो नहीं गया। तो इस तरह से टोटल हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम इसका। पहला क्वेश्चन है कि एक म्यूजिक टीचर है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लॉ का सब्जेक्ट है, तो लॉ का सब्जेक्ट में थोड़ा सा हेडफोन लगा के ही सुना जाता है, ठीक ना, क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे मैटर आएंगे जिसको आप स्पीकर पे नहीं सुन सकते। तो आप हेडफोन लगा लीजिए और सुनिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन वैसा ही कुछ है। क्वेश्चन है कि ए म्यूजिक टीचर कमिटिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ए माइनर गर्ल having obtained her consent on the pretext that the same is required to prove her voice was held guilty of rape। तो किस केस में? तो बोलता है आर वर्सेज विलियम के केस में। ठीक है, पूरा बात समझ के हिंदी में समझाने की ज़रूरत नहीं कि एक म्यूजिक टीचर था, बोला कि ऐसा करना ज़रूरी है ताकि आपका गले का वॉइस है जो मीठा हो जाए, सुरीला हो जाएगा, और तो वो रेप का दोषी पाया गया आर वर्सेज विलियम के केस में। उसके बाद केस ये है टॉर्ट में, ठीक है ना। उसके बाद या आईपीसी में भी इसको ले सकते हैं, इंडियन पेनल कोड में, इंडियन पेनल कोड से भी ले सकते हैं। जो भी है, टॉर्ट में भी उसने केस किया होगा कंपनसेशन के लिए। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लायबिलिटी इज अप्लाइड व्हेन देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। कैसा रिलेशनशिप हो? या तो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप हो तो विकेरियस लायबिलिटी होता है, और प्रिंसिपल और एजेंट का भी रिलेशनशिप हो तो विकेरियस लायबिलिटी होता है। सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर तो नो, तो दोनों आंसर चाहिए। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच होता है तब भी विकेरियस लायबिलिटी है। बी में है सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो ये गलत आंसर है। और सी में मास्टर और सर्वेंट के बीच होता है तो भी विकेरियस लायबिलिटी। सर्वेंट कुछ भी करता है तो मास्टर उसके लिए जिम्मेदार है, एजेंट कुछ भी करता है तो प्रिंसिपल उसके लिए जिम्मेदार है। ऑल ऑफ द अबव, तो एक तरह से कोई भी आंसर, दो आंसर सही है। डी तो है नहीं, तो दो आंसर कैसे लगाएंगे? तो यहाँ जो सी लगा देगा उसका भी चलेगा, और जो ए लगा देगा उसका भी चलेगा। अब एक ही आंसर चूज करना है तो सी है, ऐसे सी और ए दोनों आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फॉर द टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजमेंट देयर शुड बी टोटल रिस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। फॉर द टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजमेंट देयर शुड बी टोटल रिस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ पर्सन। यदि फॉल्स इम्प्रिजमेंट किए तो कंपनसेशन देना है। टॉर्ट में क्या करते हैं? कंपनसेशन लेते हैं। तो कंपनसेशन लेंगे तो इम्प्रिजमेंट बोलता है कि उसी हालत में बोला जाएगा जब टोटल रिस्ट्रेंट हो ऑफ पर्सनल लिबर्टी पर। ठीक है, तो सच्चाई ही है। बाकी पार्शियल रिस्ट्रेंट तो नो, मीन्स ऑफ स्केप का कोई रास्ता बचा है तो नो, ऑल ऑफ द अबव तो नो। चौथा चलिए, टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन इज डिवाइडेड इनटू लाइबल स्लैंडर।
तो लाइबल मतलब लिख कर, एल से लाइबल, एल से लिख कर, एस से सिलेंडर, एस से शेर। कुछ बोल कर गाली दे किसी को तो सिलेंडर कहलाता, कुछ लिख करके गाली दिया किसी को सिलेंडर कहता है। टोर्ट में केस करेगा तो कंपनसेशन देना है, और क्रिमिनल केस करेगा तो क्या है, डिफेमेशन का केस करेगा तो क्रिमिनल भी है और उसमें 6 महीना का जेल का सज़ा है। तो टोर्ट डिफेमेशन में किसी करना बेहतर है तो टोर्ट में कर दो, कंपनसेशन ले लो। कंपनसेशन कैसे मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को आपने गाली दिया है तो देते रहो अरबों रुपया। एक लेबर को गाली दिया तो ठीक है, मतलब सस्ते में नहीं पड़ जाओगे 2000 में। एक भिखारी को आपने गाली दे दिया तो ठीक है 1000 में ही नहीं पड़ जाओगे। तो इस तरह से स्टेटस पे डिपेंड करता है दोस्तों, किसका आपने डिफेमेशन किया है तो कंपनसेशन उतना ही मांगेगा। जैसे अरुण जेटली साहब शायद 1 करोड़ कंपनसेशन मांगे थे किससे, अरविंद केजरीवाल से, तो कोर्ट ने ग्रांट भी कर दिया। ये बोले थे कि अरुण जेटली इलेक्शन के भाषण में अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि अरुण जेटली साहब चोर है, ये है वो है, झूठा है, झूठ बोलता है, ये है, ऐसे हो है, वैसे है, बहुत सारा बात उसने उन्होंने जाके पटियाला हाउस कोर्ट में डिफेमेशन का केस कर दिया। कोर्ट भी ग्रांट कर दिया, डिफेमेशन के टोर्ट का केस कर दिया, और कोर्ट भी 1 करोड़ कंपनसेशन ग्रांट कर दिया। अब 1 करोड़ ये बोल रहे मेरे पास है ही नहीं, तो बोला नहीं है तो ठीक है, आकर के माफ़ी मांग लो, आपस में म्यूचुअल एमिकेबली आप समझौता कर लो तो चलेगा। तो उन्होंने जा कर के माफ़ी मांग दिया था। अरुण जेटली साहब बेचारे इतने भले मानुस पुरुष कि उन्होंने बोला कि हमें पैसा नहीं चाहिए, आप आके माफ़ी मांग लेंगे वही काफ़ी है। आके माफ़ी मांगा तो गलत, ठीक है, माफ़ी मांगे जा कर के, और वीडियो भी पूरा वायरल हुआ था उस समय। अच्छा खैर, तो फॉर द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन इज डिवाइडेड इनटू लाइबल लिख कर सिलेंडर से करते। यहाँ क्या किए थे अरविंद केजरीवाल साहब, से सिलेंडर किए थे बोल कर ना, माइक से बोले थे अरुण जेटली ये है वो है। और पंजाब के इलेक्शन में अरुण जेटली को हरा दिए, आम आदमी पार्टी जीत गया था उस समय, सोच सकते हैं आप। तो टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन डिवाइडेड इनटू लाइबल सिलेंडर इन इंग्लिश लॉ ओनली। इंडिया में तो सब लिख कर करो चाहे बोल कर करो, डिफेमेशन है तो डिफेमेशन है। क्रिमिनल लॉ में केस करोगे आईपीसी में तो 6 महीना का मैक्सिमम जेल, टोर्ट में केस करोगे तो मुद्रा मिलेगा, है मुद्रा रखो। फिर उसके बाद है 5वां न्यूसेंस। एज ए टोर्ट वाज डिफाइंड एज अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद ए पर्सन use or enjoyment of land, some right over the land or in connection with it। Why? तो ये न्यूसेंस का डिफिनीशन किसने दिया, विनफील्ड ने दिया। विनफील्ड कौन था, तो वो था एक जूरिस्ट। जूरिस्ट क्या होता है, लॉ के विद्वान को जूरिस्ट बोलते हैं। तो उसने मीन्स प्रिंसिपल दिया था मल्टी होल और सिंगल होल थ्योरी, जिसमें बहुत सारे मतलब ऑप्शन है और जिसमें एक ऑप्शन है। और न्यूसेंस क्या है, तो न्यूसेंस का उसने डिफिनीशन भी दिया था। तो न्यूसेंस की डिफिनीशन दिया कि न्यूसेंस एज ए टोर्ट वाज डिफाइंड एज, क्या बोला, अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, आप अनलॉफुल इंटरफेयर करते विथ ए पर्सनस यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। कोई पर्सन यूज कर रहा है अपना ज़मीन का या पब्लिक रास्ते का ज़मीन का तो आप इंटरफेयर कर दो। कोई एंजॉयमेंट ऑफ लैंड या ज़मीन का कर रहा है तो आप इंटरफेयर कर दो। सम राइट ओवर द लैंड कर रहा है कोई यूज तो आप इंटरफेयर कर दो। इन कनेक्शन विथ इट तो आप इंटरफेयर कर दो। तो ये बात कहा था किसने, विनफील्ड ने कहा था कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस विथ ए पर्सनस इंजॉयमेंट और पर्सनस यूज ऑफ हिज लैंड, या कोई भी अधिकार जो उसको लॉफुल है प्रयोग कर रहा है उसमें इंटरफेयर आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। तो न्यूसेंस को किस में हटाया जाता है, सीआरपीसी के सेक्शन 133 में आप न्यूसेंस को हटाने के लिए डीएम होता है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम या एसडीएम,
पुलिस नहीं, पुलिस होता है नहीं हटाने के लिए। अब सब क्या करता है, पुलिस को ही केस कर देता है, न्यूसेंस हो रहा, चलो हटाओ। अरे सीआरपीसी मिली तो वो पूछ, कितना पुलिस चला भी जाए, चला गया तो अच्छा है, ठीक है भाई। अब देखो कि लिखा कहाँ है कि मुझे हटाना है ये न्यूसेंस, तो पढ़ो सेक्शन 133 ऑफ द सीआरपीसी, उसमें लिख रहा है एडीएम, एसडीएम या डीएम हटाएगा न्यूसेंस। ऑर्डर तो आएगा लास्टली थाना में ही, लेकिन थाना डायरेक्ट हटाने के लिए ऑथराइज नहीं है। चलिए आगे देखिए। टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन ओनली, डिसीज्ड पर्सन। टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन जिंदा व्यक्ति के साथ भी डिफेमेशन हो सकता है, मृत व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। जैसे मृत डेड बॉडी है और मृत डेड बॉडी को आप छेड़छाड़ करते हैं, उसको लाश को पीटते हैं, मारते हैं, उस पर मतलब कुकर्म कोई किसी तरह का करता है, तो उसके घर वाले केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसको डेड बॉडी को इज्जत के साथ जलाना है, फूल माला चढ़ाना है, कांधे पे लेके जाना है और इज्जत से उसको जलाया जाता है। ठीक है। टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ लिविंग और डेड, दोनों के रिस्पेक्ट में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेलेशियस प्रोसिक्यूशन। तो मेलेशियस प्रोसिक्यूशन क्या है कि झूठा केस करना। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में झूठा केस किया जाता है, मनी रिकवरी प्रोसीडिंग में झूठा केस नहीं होता, बैंकरप्सी प्रोसीडिंग में झूठा केस नहीं होता, लिक्विडेशन में झूठा केस नहीं होता। लिक्विडेशन क्या है, तालाबंदी, कोई भी मतलब कंपनी बंद हो रहा है तो लिक्विडेशन में जा रहा, मतलब जितना जितना जिसका पैसा कर्ज लिया था दे दो और जितना जितना जिसका असेट हो बांट दो, कंपनी खत्म, लिक्विडेटर एक पॉइंट होगा। बैंकरप्सी में मतलब दिवालिया घोषित करो, लायबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट्स, तो बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है। और मनी रिकवरी प्रोसीडिंग है तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है, तो इसमें कैसा मीन्स झूठा केस, तो झूठा केस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो कहता है लायबिलिटी ऑफ मिलिशियस प्रोसिक्यूशन अराइजेज व्हेन द प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड बिफोर। कहता है मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस किसके होना है, तो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन पहले होता क्या है जानिए। कोई आप पर झूठा केस कर दिया तो उसको जेल में आप डाल सकते हो, पैसा कंपनसेशन भी ले सकते हो। तो सिर्फ कंपनसेशन लेना है तब तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी चलेगा, लेकिन क्या उसको जेल में डालना है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जेल में डाल सकता है क्या ट्रायल करके, नहीं। तो इसलिए ये केस कहाँ चलेगा ये पूछ रहा है, तो जुडिशियल अथॉरिटी के पास चलेगा, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा, तो करेक्ट है। दूसरा बोलता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास चलेगा, तो गलत है। तीसरा बोला क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल के पास चलेगा, तो सही है। ट्रिब्यूनल के पास चल सकता है, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, आर्म फोर्सेज के कोई भी मैटर आया तो पहले डायरेक्ट वहाँ नहीं चले जाओ, रिटायर है तो कोर्ट मार्शल भी नहीं होगा ना, कोई सिविल मामला है तो कोर्ट मार्शल भी नहीं होगा, तो आपको एएफटी में जाना है और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट एएफटी, सुप्रीम कोर्ट एएफटी, हाई कोर्ट भी नहीं है और बाईपास कर दिया इसमें। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट को सिविलियन एम्प्लॉय का इशू है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का कोई इशू है, रेलवे ट्रिब्यूनल, रेलवे के कोई एम्प्लॉय का कोई इशू है, तो सारे ट्रिब्यूनल भले, कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर का कोई इशू है, तो इस तरह से वहाँ भी आप जा सकते हो। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, लोन ले लिया, दे नहीं रहा है, एसबीआई से लोन ले लिया है और बैठा हुआ है शांति शांति, तो कैसे होगा, एसबीआई को तो लोन चाहिए, तो उसके लिए बना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट मतलब कर्ज, DEBT, बी साइलेंट होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद चलिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर, मतलब थिंग स्पीक्स इट सेल्फ। रेस इप्सा लोक्यूटर मतलब होता है थिंग स्पीक इट सेल्फ, कोई चीज़ घटना होता है वो खुद बताता है कि क्या हुआ है, पूछने की ज़रूरत नहीं रहता है, प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं रहता, लेकिन प्रूफ तो आपको करना है। खुद बताता है, इसका मतलब नहीं कि जज आया चेहरा देखा सजा दे दिया चलो फांसी, नहीं,
ट्रायल तो होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा। जज चाहे तो कोई क्वेश्चन पुट कर सकता है, उसके बाद ही उसको सजा मिलेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर वाज अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन किस केस में? तो बोल रहा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के केस में वर्सेज सुभागवंती डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर वाज अप्लाइड बाय सुप्रीम कोर्ट इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेज सुगावंती के केस में। इसका मतलब होता है रेस इप्सा लोक्यूटर मतलब थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ या फैक्ट स्पीक्स इटसेल्फ या फैक्ट्स स्पीक इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम रेस इप्सा लोक्यूटर इज मैग्निम रेस इप्सा लोक्यूटर इज ए रूल ऑफ एविडेंस। देखिए 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मिलिशियस प्रोसिक्यूशन से भी 2 क्वेश्चन पूछा, रेस इप्सा लोक्यूटर से भी 2 क्वेश्चन पूछ दिया। इसका इज ए रूल ऑफ एविडेंस है। केस ऑफ कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। यदि स्टेट का कोई सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कुछ करता है, उसके कारण किसी का अरबों रुपये का नुकसान हुआ, अरबों रुपये का कंपनसेशन फाइल कर दिया कोर्ट में, और उस एम्प्लॉय का तो पेमेंट ही है 20,000 पर मंथ, फांसी भी दे दोगे तब भी नहीं लौटाएगा, तो क्या है? तो बोलते हैं विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इसके कर्म के बदले, ये आपका सर्वेंट है ना, इसके एक्ट के बदले गवर्नमेंट एट लार्ज आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसको बोलते हैं विकेरियस लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी एक बंदे का शिफ्ट होकर के दूसरे पर चला जाना। नौकर का लायबिलिटी शिफ्ट होकर नौकर कहाँ से पेमेंट करेगा? 2,000 रुपये महीना पे कट रहा है, उसकी जान भी मार दो तो 1 करोड़ नहीं देगा, तो मालिक भरेगा। तो नौकर के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल मालिक होगा, नौकर के एजेंट के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। उसके बाद कहता है कि गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज क्या? एक्शनेबल क्लेम? तो नहीं, एक्शनेबल क्लेम गुड्स होता है क्या? हाँ, हो सकता है, एक्शनेबल क्लेम गुड्स हो सकता है। मनी तो नहीं, मनी गुड्स नहीं, मनी करेंसी है, मनी पैसा है, बोथ एंड भी नहीं। ये एक्शनेबल क्लेम गुड्स हो सकता है, कोई आपके पास दाल हो, चावल हो, खजाना हो, सोना हो, चांदी हो, वो गुड्स हो सकता है। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो गुड्स हो सकता है, एक्शनेबल क्लेम हो वो गुड्स हो सकता है, मनी गुड्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बता बोथ तो नहीं, नीदर तो नहीं, दोनों नहीं तो नहीं ना, एक तो है। एक्शनेबल क्लेम होता क्या है? चलिए बताता हूँ। मैंने आपको दिया 5 किलो गेहूँ, आपने बोला कि 1 महीने में गेहूँ मेरा फसल ना खेत से निकल जाएगा, तो मैं आपको 5 किलो लौटा दूंगा। 1 महीना हो गया और उससे पहले ही वो क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। तो एक्शनेबल क्लेम मतलब आपके पास 1 किलो गेहूँ है, अरे वो उधार दे रखा है कि उसको, तो बाद में देगा ना, तो ये एक्शनेबल क्लेम है, आपको 1 महीने बाद मिलेगा। तो ये गुड्स में काउंट होगा कि नहीं? गुड्स में काउंट होगा, आप ही के पास है, एक्शनेबल क्लेम है। कोई मान लो कि सोना है और उस पर आपने लोन ले लिया, मान लो कि 1 साल के लिए लोन ले लिया, 1 साल बाद वो आपको लोन चुका रहे हैं किस्त पे विथ इंटरेस्ट, फिर आपको लोन 1 साल बाद चुक जाएगा, फिर आपको सोना मिल जाएगा। तो सोना जो आपके पास है नहीं है, आपका है तो है, ऑनर आप हैं तो है,
वो क्या है, वो मोर्गेजी है जो सोना रखा वो। तो क्या सोना एक्शनेबल क्लेम है? तो यस, चाहो तो सारा लोन, मान लो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है कि सारा लोन चुका करके मैं वन टाइम में ही तुरंत किसी समय भी मेरा जो ज्वेलरी है, सोना चांदी है, वो ले सकता हूँ, तो ले लो, सारे लोन चुका दो और सोना ले लो। बैंक में भी यही ऑप्शन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कहता है ठीक है कि अंडर सेक्शन 2(6) ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में सेक्शन 2 और सब सेक्शन 6 में कहता है फ्यूचर गुड मीन्स गुड्स विच आर नॉट एट इन एग्जिस्टेंस। जैसे खेत में फसल है, अरे तो फ्यूचर गुड है, 10 दिन में आ जाएगा खलिहान में, और उसे डंडे डंडे पीट करके, या उसे जोता होता है बैल, चारों तरफ उसके चलता है और उसके दाने निकल जाते हैं बाहर, और वो सादो पुआल अलग हो जाएंगे, गेहूँ निकल गया, तो फ्यूचर गुड है ना, तो आपको मिलेगा। या आपने लोन लिया है, सेम किसी के ज़मीन पे, या जो गुड्स है तो ज़मीन पे तो नहीं, वो सोने पे लोन लिया है, और 1 महीने बाद लोन आपको बस 10,000 दे दो चुक जाएगा, तो आप सोना आपको मिल जाएगा। तो ये फ्यूचर गुड है या नहीं है? तो है। 1 महीने बाद आपके पास सोने की ज्वेलरी है, वो आ जाएगा। तो ये हो गया फ्यूचर गुड्स। गुड्स विच आर नॉट एट इन एग्जिस्टेंस, मतलब अभी आप एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो है फ्यूचर गुड्स। जैसे फसल अभी गेहूँ बोया है, 6 महीने बाद फसल तैयार होकर के घर में आ जाएगी, तो फ्यूचर गुड्स हो गया। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930 को। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930, ठीक है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930, ठीक है। 1 जुलाई 1903 को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या आया, इफेक्ट में आया। द मीनिंग ऑफ टर्म कैविएट एम्प्टर इज, कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, क्या बायर को बी अवेयर, बायर सावधान रहो, ऐसा नहीं कि खराब वस्तु आप खरीद लो और फिर बाद में झगड़ा करो। तो बोलता है कैविएट एम्प्टर मतलब बायर सावधान रहो। तो कहता दूसरा कहता है क्या कैविएट वेंडेटर, और क्रेता भी सावधान रहो, है ना। कैविएट वेंडेटर मतलब विक्रेता, वेंडीटर मतलब विक्रेता भी सावधान रहो कि खराब वस्तु आप जानबूझकर फ्रॉड करके छुपा कर उसको मत बेचो, है ना। तो कैविएट एम्प्टर यहाँ है, इसका मीनिंग होता है लेट द बायर बी अवेयर, सावधान रहो, बायर भी सावधान रहो तो कैविएट एम्प्टर होता है, और सेलर सावधान रहो तो कैविएट वेंडीटर होता है। 16 में चलोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो उसमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 27 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, थिंग्स attached to land which are agreed to be severed before the sale। तो उसको गुड्स बोलेंगे कि नहीं? तो यस, उसको बोलेंगे। अब अटैच टू अर्थ है, लेकिन उसको अर्थ से हटा करके बेचना है। जैसे कोई मशीन है, हम बोल देंगे इस मशीन को बेचेंगे, अर्थ में गिरा हुआ अभी तो नॉट नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल है, तो जब लेगा तो उसको खंती से उखाड़ करके ले जाएगा, ठीक है।
दूसरा कहता है थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एग्री टू बी सेवर्ड बिफोर सेल, तो वो भी क्या होगा, वो भी गुड्स में आएगा। गुड्स हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, तो ठीक है बेच रहा हूँ तो उसको उखाड़ के ले जाएगा यार। चौखट भी है मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, यदि उसको मैं बेच रहा हूँ बोलूँगा कि बेचने से पहले जब बिक जाएगा तो उखाड़ के ले जाना। उसके बाद क्वेश्चन 17 चलिए, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप हैज़ बीन लेड डाउन इन। सेक्शन 6 में बोला है कि डिटरमाइन ये करेगा कि पार्टनरशिप बिजनेस आप लोग कर रहे हो नहीं करो, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप आप दोनों हो या नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि इफ़ ए पार्टनर चूज टू यूज एनी एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉर हिज ओन पर्पस it gives rise to civil liability of the partner। कहता if a partner choose to use any assets, है ना, if a partner है chooses to use any assets of the partnership firm for his own purpose it gives rise to civil liability of the partner। कोई भी आप पार्टनरशिप फर्म में ओन पर्पस के लिए उसके चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना। आप ड्यूटी करोगे, ड्यूटी 8 घंटा मान लो 3 पार्टनर आरती 24 घंटा 8 घंटा किया तो उसके बाद पैसा ले लोगे, लेकिन आप पर्सनल यूज में किसी पार्टनरशिप फर्म के वस्तु को चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करोगे, ये कह रहा है। ठीक है, तो सच कह रहा है, सही कह रहा है। तो करोगे तो सिविल लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर होगा कि आप फाइन दोगे, फाइन नहीं भरोगे तो जेल जाओ, फाइन में तो यही रूल है। उसके बाद 19 कहता है द टर्म गुडविल इज ए थिंग इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इज स्टेटेड बाय लॉर्ड मैकनॉटन। जैसे अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश है ना, तो उसका कोचिंग चलता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो उसका खाली बोर्ड लगाओगे और वो आइडिया बताएगा ऐसे ऐसे करो, ये सिलेबस लो, ये हमारे यहाँ से बुक ले जाओ, ऐसे पढ़ाओ अमेरिकन इंस्टीट्यूट को, तो और वो पैसा लेगा पर मंथ इतना, चाहे वन टाइम इतना लेगा, लाइसेंस देगा कि ठीक है हमारा नाम का कोचिंग खोलो। तो क्या बेचा है, कुछ नहीं बेचा है, गुडविल बेचा है। आप किसी के ब्रांड का कि मैं एप्पल का मोबाइल बनाऊंगा इंडिया में, तो क्या बेचा है, ब्रांड बना रहा और बोला ऐसे ऐसे ये टेक्निक है, ऐसे ऐसे बनाओ, सब कुछ आप करो, वो पैसा फिर भी ले रहा है, किस बात का, गुडविल का ले रहा है पैसा, ठीक है, अच्छे कर्म का पैसा ले रहा है वो, ठीक है। उसके बाद है वेयर ए पार्टनर इज ऑथराइज टू रिकवर ड्यूज ऑफ द पार्टनरशिप and spend the same for the business of the partnership, and if he does not deposit the money so collected in the bank the partner is accountable severely to the other partner। अरे भाई पार्टनरशिप के जो प्रॉफिट हुआ है, चाहे कोई भी आप पैसा है तो वो अकाउंट में जमा करोगे ना, तीनों के नाम से, जिस अकाउंट से ना बैंक में ना अकाउंट खुला है, और नहीं तो सिविल लाइबिलिटी है, तो कहता है अकाउंटेबल सिविल लाइबिलिटी टू द अदर पार्टनर्स। वेयर इज पार्टनर इज ऑथराइज्ड टू रिकवर ड्यू टू द पार्टनरशिप, रिकवर ड्यू करेगा ना, ये सब तो काम लगा ही जाता है। स्पेंड द सेम फॉर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, विच इज सपोज टू बी स्पेंड द सेम फॉर द बिजनेस ओनली, एंड इफ ही डज नॉट डिपोजिट द मनी सो कलेक्टेड इन द बैंक, शाम में डेली जमा करना है, अब बैंक में वो जमा नहीं किया उस दिन, तो क्या होगा, द पार्टनरशिप इज अकाउंटेबल, पार्टनर जो उसने बैंक में नहीं जमा किया वो लायबल होगा, सिविल लायबल होगा टुवार्ड्स द अदर पार्टनर्स। ये डोरमेंट होता है मतलब स्लीपिंग, डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु इज नीदर एक्टिव नॉर नोन टू आउटसाइडर, तो स्लीपिंग पार्टनर कराता है। एक्टिव रहता है जो पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के एक्टिविटी में, वो एक्टिव पार्टनर कहलाता है। डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर भी उसको कहते हैं जो बिजनेस से भाग नहीं लेगा, उसके बदले उसको पैसा इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा,
जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ मिलेगा, जो लॉस होगा उसको वो भी वो बियर करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से है। द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 13। द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 13 में। Relation of section 138 of the Negotiable Instrument Act 8081 is with punishment for dishonor of check। ठीक है, कहता है रिलेशन ऑफ सेक्शन 138 में क्या है, डिसऑनर ऑफ चेक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 इज विथ पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, है ना। पनिशमेंट 138 सीधी सी बात को क्या बोलता है कि पनिशमेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक कितना, 6 महीना का, जिसमें सिविल भी लायबिलिटी, क्रिमिनल भी लायबिलिटी, और चेक के अमाउंट के दुगना आपको पैसा देना है चेक यदि डिसऑनर किया तो। नेक्स्ट, ए पर्सन हु रिसीव्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, all check are bill of exchange but all bill of exchange are not check। सभी चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बट ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक। ठीक है, सभी चेक क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं, लेकिन सभी बिल ऑफ एक्सचेंज को चेक नहीं बोल सकते। क्रेडिटर टू बैंक, है ना, क्रेडिटर टू बैंक, है ना, जो बैंक को लोन देता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज से देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता है डिटरमाइनिंग, इन डिटरमाइनिंग रीजनेबल टाइम फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना, तो सेक्शन 105 NIA एक्ट में कहता है कि पब्लिक हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड। डिटरमाइन करोगे रीजनेबल टाइम फॉर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कि इतना दिन में मतलब पैसा मांगना है, इतना दिन में लीगल नोटिस देना है, इतना दिन में उसको पैसा देना है, तो वो पब्लिक हॉलीडेज एक्सक्लूडेड है। उसमें कहाँ लिखा है, तो 105 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 में लिखा हुआ है। ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी कैन ईदर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ द कंपनी वाज हेल्ड इन द केस ऑफ Solomon versus Solomon। A shareholder of a company can enter into a contract with the company was held in the case of Solomon versus Solomon। एक शेयर होल्डर है तो क्या कंपनी से बिजनेस नहीं कर सकता, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। वो अपना नाम से करेगा, अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी से करेगा, शेयर होल्डर के नाम से नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी इज टुवार्ड्स शेयर होल्डर, कि लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी इज टुवार्ड्स शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी क्या है, एक तरह से आप गवर्नमेंट कंपनी मान लो का लायबिलिटी किसके पड़ती है, तो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी के पड़ती है। पब्लिक कंपनी मतलब किसी एक का कंपनी नहीं है, पब्लिक एट लार्ज का कंपनी है तो पब्लिक कंपनी होगा। इंटरप्राइजेज वो गवर्नमेंट कंपनी होता है। तो जो लायबिलिटी है डायरेक्टर का किसके प्रति होता है, तो शेयर होल्डर के प्रति होगा। यदि पब्लिक कंपनी है तो, गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट के प्रति, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट शेयर होल्डर के प्रति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर ए कंपनी, तो कहता सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है। शेयर होल्डर which one of the following is most essential for a company, the certificate of incorporation, prospectus no, share capital no, memorandum of association no, article of association no। सबसे ज़रूरी है, यदि कोई कंपनी बोलता है कि मैं कंपनी हूँ तो पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाओ, मतलब आप कंपनी हो और कंपनी का रजिस्ट्रार हो साइन करके दिया कि ये कंपनी है जिसने सारे टर्म एंड कंडीशन फुलफिल किए हैं और इसका सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है।
चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इन ए ईयर इज इसेंशियल। तो एक साल में कितनी मीटिंग होना चाहिए? तो एनुअल जनरल मीटिंग एक साल में एक होता है। एनुअल जनरल मीटिंग एक साल में एक होता है। स्पेशल एनुअल जनरल मीटिंग स्पेशल इमरजेंसी तो बुलाया जाता है, ऐसे एनुअल जनरल मीटिंग एक साल में एक ही होता है। तो साल में एक होता है, इसेंशियल है। हाउ मच अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग्स इट्स शेयर होल्डर। तो बोलता है कि फिक्स नहीं है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग इट्स शेयर होल्डर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको डिसाइड करेंगे। डिविडेंस मीन्स डिविडेंड मीन्स लाभांश, लाभ का कितना अंश बांट दिया जाए शेयर होल्डर में, तो ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड, अब एविडेंस एक्ट आ गया, बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो भी चलेगा। 33 क्वेश्चन। नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट हो गया, हैंड राइटिंग कैन बी प्रूव्ड, है ना। एनी डिस्प्यूट हैंड राइटिंग कैन बी प्रूव्ड। तो एनी डिस्प्यूट हो गया कि इसका हैंड राइटिंग नहीं है, दूसरा बोला नहीं इसी का हैंड राइटिंग है, तो हैंड राइटिंग कैसे प्रूव्ड होगा? तो बाय कॉलिंग ए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कौन होगा? जिसको 40 साल 50 साल से इसका हैंड राइटिंग को देख रहा हो। दूसरा, बाय कॉलिंग ए पर्सन हु इज एक्विटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ द राइटर, उसको भी बुलाया जा सकता है। कोई साइंटिफिकली हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, उसको भी बुलाया जा सकता है। बाई कंपेयरिंग द एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग, एडमिटेड है कि ये इसका है, लिख करके एक पारा दिया, तो फास्ट लिख करके दिया और फिर इससे जज मैच करेगा, तो उससे भी चलेगा। ऑल ऑफ द एबव। हाँ, डिस्प्यूट हैंड राइटिंग है तो किसी भी एक तरीके से प्रूव किया जा सकता है। आप किसी क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझ पाए तो उसको रिवाइज करके देख लें, बैकवर्ड करके देख लें। नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन ऑफ दिस वेदर ए वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड, द फैक्ट दैट शी सेड विदाउट मेकिंग कंप्लेंट दैट शी वाज रेप्ड can be relevant under section 32(1) of section 157 of the Evidence Act। कहता है, क्वेश्चन इज दिस वेदर ए वाज रेप्ड एंड मर्डर, द फैक्ट दैट she said without making complaint she was raped can be relevant under section 32। और वो मर गई कि मेरे साथ रेप हुआ बोल के मर गई, तो और कंप्लेन नहीं करी, वो साधारण बोल रही थी, तो डाइंग डिक्लेरेशन में तो आ सकता है, लेकिन वो कंप्लेंट में नहीं आ सकता है। कैन रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन के लिए और सेक्शन 157 कोरोबरेशन के लिए ऑफ एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट होगा। रिलेवेंट एज ए कंडक्टर नहीं होगा, रिलेवेंट एज सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होगा, रिलेवेंट एज सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा, एविडेंस के रूप में रिलेवेंट नहीं होगा। डाइंग डिक्लेरेशन और कोरोबरेशन के लिए वो रिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि उसने कंप्लेन के दृष्टिकोण से ये बातें नहीं बोली, वो जस्ट नरेट कर रही थी अपनी घटना को। 35 कहता है क्वेश्चन, द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स एफ स्टीफन। इंडियन एविडेंस एक्ट इसने ड्राफ्ट किया तो सर जेम्स एफ स्टीफन। आईपीसी किसने ड्राफ्ट किया तो सर लॉर्ड मैक्यूले। सीआरपीसी किसने ड्राफ्ट किया तो फिर अगेन लॉर्ड मैक्यूले, ठीक है। और स्टीफन ने किसने क्या किया तो इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया। नेक्स्ट, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द एविडेंस एक्ट आर नीदर सिनोनिमस नॉर कोएग्जिस्टेंस। एडमिसिबिलिटी वो है जिसमें कोर्ट रेडी टू एडमिट टू टेक एज ए एविडेंस इन कोर्ट, तो एडमिसिबल फैक्ट हो गया। एविडेंस क्या है, ये एडमिसिबल फैक्ट हो गया। रिलेवेंसी क्या है,
व्हेन वन फैक्ट इज रिलेटेड टू फैक्ट इन इशू तो वो रिलेवेंट फैक्ट हो गया। व्हेन वन फैक्ट इज रिलेटेड टू रिलेवेंट अनदर रिलेवेंट फैक्ट देन उसको भी रिलेवेंट फैक्ट बोलेंगे। देखो रिलेवेंट फैक्ट का डेफिनेशन दो है रिलेवेंट फैक्ट। एक है व्हेन एनी फैक्ट इज रिलेवेंट या रिलेटेड टू द फैक्ट इन इशू तो रिलेवेंट फैक्ट हो गया, कहानी खत्म। दूसरा चलो, व्हेन एनी फैक्ट है वो रिलेवेंट टू द रिलेवेंट फैक्ट या रिलेटेड टू द रिलेवेंट फैक्ट तो भी रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रिलेवेंट फैक्ट मस्ट बी लीगली रिलेवेंट। ठीक है। Confession of an accused is admissible against the other co-accused under Section 30 of the Indian Evidence Act. Confession of co-accused is admissible under the other co-accused under Section 30 of the Indian Evidence Act, but cannot be conviction या conviction cannot be made solely on the basis of a statement of co-accused, क्योंकि वो अपने बचाने के लिए बोल सकता है कि मेरे को माफ़ कर दो और इसको माफ़ कर दिया जाता और ये लोग ने ही मर्डर किया है, उसमें मैं भी शामिल था, तो वो तो बच गया, बाकी का तो फांसी पे चढ़ गए। तो अनलेस अनटिल इट इज कोरोबरेटेड द कन्विक्शन कैन नॉट बी सोलली बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ को-एक्यूज्ड। ये जान लीजिए, ये किसने कहा है? ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब है डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसेबल मे बी मेड इधर बिफोर मजिस्ट्रेट और ए पुलिस ऑफिसर और ए डॉक्टर और ए प्राइवेट पर्सन, लेकिन मजिस्ट्रेट के बिफोर यदि बोलता है तो मजिस्ट्रेट के क्रेडिबिलिटी को डाउटफुल नहीं लिया जाएगा, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। लेकिन प्राइवेट पर्सन के समक्ष या कोई पुलिस ऑफिसर या डॉक्टर के समक्ष बोलता है तो देयर स्टेटमेंट आर मीन्स डाउटफुल, देयर क्रेडिबिलिटी इज डाउटफुल। तो आपको कोरोबरेट करने के लिए बोल सकता है, एविडेंस देने के लिए बोला कि ऐसा इसने बोला है और ये आप मरने से पहले आप साबित करो, मरते मरते ऐसा बोल के गया है, तो 2-3 विटनेस और देना पड़ेगा। फिर तो वीडियो रिकॉर्डिंग है तब भी चलेगा। 40 क्वेश्चन नंबर 40, फैक्ट इन इशू मीन्स फैक्ट द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड बाय द पार्टी। मीन्स वन पार्टी assert that it is a fact, it is a true fact, another party deny the same, then it is called fact in issue। 41 question, defense of alibi is governed by सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट। सेक्शन 11 में कहता है कि मर्डर के दिन तो मैं पटना में मर्डर हुआ, मैं तो कलकत्ता में था, तो क्या हुई हो गया प्ली ऑफ एलिबाई, और उसके ऊपर केस डिसमिस ही हो जाएगा यदि वो साबित कर दिया। तो साबित कैसे करेगा? मोबाइल लोकेशन से। साबित कैसे करेगा? एटीएम से पैसा निकाला। साबित करेगा रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो वहाँ कैमरा लगा है, बस स्टेशन पे पहुंचा तो वहाँ कैमरा लगा, एटीएम में गया तो वहाँ कैमरा लगा, मॉल में गया तो वहाँ कैमरा लगा है, तो उसका सीसीटीवी फुटेज ले आओ। कहीं कहीं रोड में भी कैमरा लगा तो उसका सीसीटीवी फुटेज ले आओ। ठीक है। उसके बाद दूसरा सेक्शन को भी देख लेते हैं, यहाँ पर उसको दिया है लेकिन वो आंसर इसका हो गया 11 होगा। सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में बोलता है। सेक्शन 6 क्या बोलता है? रिस्क यानी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। सेक्शन 9 क्या बोलता है? टीपीआई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, फैक्ट्स नेसेसरी टू क्या एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, इंट्रोडक्टरी फैक्ट, है ना, ये सब है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ये सब है सेक्शन 9 में। सेक्शन 12 में क्या कहता है? डैमेज डिटरमाइनिंग फैक्ट। सेक्शन 12 में डैमेज डिटरमाइनिंग फैक्ट। 8 में क्या कहता है? पीसीएम पैरासीटामोल। 7 में क्या कहता है? तो 7 में कहता है स्कोप, 7 थिंग, ओकेजन,
है ना, ओकेजन रहता है, स्कोप, ओकेजन और कॉज, ये सब बातें बताता है। 7 थिंग बताता है, स्कोप में 7 वर्ड है, 7 लेटर है, तो 7 वर्ड 7 थिंग बताता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट ऑफ सिविल नेचर। तो ऑल ऑफ द एबव बोलता है। पहला क्या है, राइट टू वर्शिप इन ए टेम्पल, तो राइट ऑफ सिविल नेचर है, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनता इसमें। राइट टू शेयर इन ऑफरिंग इन ए टेम्पल, तो राइट, तो ये क्या सिविल नेचर का है। उसके बाद राइट टू टेक आवर पोसेशन, तो ये क्या है, सिविल नेचर का है। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज किस में होता है, तो ये अप्लाई होता है बिटवीन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है, यदि कोई केस खत्म हो गया है तो दोबारा उस मुद्दे पे केस नहीं फाइल किया जा सकता है। कोई केस चल रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडाइज, तो दोबारा अगेन उसी मुद्दे पे केस फाइल मत कर दो, यही है, सीधी सी बात लो। तो बिटवीन प्लेंटिफ, फिर केस मत कर दो कोई भी पार्टी, बिटवीन कंडेम, बिटवीन को डिफेंडेंट, फिर बस कंप्लेनेंट है या डिफेंडेंट है या को डिफेंडेंट है, दोबारा उसी मुद्दे पर केस नहीं होगा। एक बार हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन 44, वैलिडिटी ऑफ ए फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सीपीसी, है ना, इन ए सिविल कोर्ट ओनली। वैलिडिटी ऑफ सिविल फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी इन ए सिविल कोर्ट ओनली। ए डाइड लिविंग बिहाइंड ए सन एक्स एंड ए मैरिड डॉटर वाई, ए डाइड, ये मर जाता है, लिविंग बिहाइंड सन एक्स एंड ए मैरिड डॉटर वाई, ए सूट फाइल्ड बाई a suit filed by A after his death can be continued by X and by both as a legal representative। मतलब यह उसका बेटा देखे केस या उसके पुत्र देखे या पुत्री देखे, कोई दिक्कत नहीं, मैरिड है तो क्या हुआ, केस वो लड़ सकती है। सिविल केस है तो वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लड़ सकती है। अब तो 2014 के बाद, 2004 के बाद बेटा और बेटी को किसी भी प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिलेगा, ऐसा लिख दिया है। क्या किस में लिखा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2004। अब चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन, तो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कंटेन्ड इन एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11, है ना, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ये क्या होता है, रेस जुडिकाटा क्या होता है कि भाई केस एक बार फाइनली हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, दोबारा केस मत करो, दोनों में से कोई भी पार्टी, और कंस्ट्रक्टिव वर्ड लग गया तो 100% केस आपको नहीं करना है ना। अब्सोल्यूट या कंस्ट्रक्टिव का मतलब यही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कहता है ये एन आर्बिट्रल अवार्ड इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो गलत है। एन आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन, तो सही है। एन आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूडेड एन इंटरिम अवार्ड, सही है। चलो नेक्स्ट, आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड ईच पार्टी शैल बी डिलीवर्ड ए साइंड कॉपी ऑफ अवार्ड, सही है। इन ए बेलेबल ऑफेंस बेल इज ग्रांटेड एज मैटर ऑफ राइट, है ना, बाय द पुलिस ऑफिसर, सही है, बाय द कोर्ट, दोनों सही है। पुलिस ऑफिसर किस में करेगा, बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल में करेगा, कोर्ट भी कर सकता है बेलेबल और कॉग्निजेबल में, है ना, और बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल में भी कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल में भी कर सकता है, लेकिन मैटर ऑफ राइट नहीं होगा कोर्ट में, नॉन अवेलेबल है तो एट द डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट होगा। फिर
50 में बोलता है क्वेश्चन, पावर ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CPC कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट। पावर ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का पावर है वो 156(3) में दे सकता है कि करवा सकता है किसी से इन्वेस्टिगेशन, यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है या उसके अगेंस्ट शिकायत आ गया तो। 51 नेक्स्ट कहता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर हैज़ पावर टू समन द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन एक्विटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यह कहता है 160 CRPC में कि IO हैज़ पावर टू समन द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एक्विटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि आओ और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में अपना स्टेटमेंट दो। पावर ऑफ पुलिस टू कॉल द विटनेस 160 CRPC में। Which of the following article of the Indian Constitution empower the Parliament to form a new state, change the area of present state, change in the territory and name of the state? तो आर्टिकल 3 यह अधिकार देता है किसको? पार्लियामेंट को। ठीक है, कि आप स्टेट को नया स्टेट बना सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसका एरिया चेंज कर सकते हो, उसका टेरिटरी चेंज कर सकते हो, उसका नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, empower the parliament to make law on the subject mentioned in the state list? तो आर्टिकल 249 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empower the parliament to make law on the subject mentioned in the state list। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन 54 से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।